यस गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे ये बताओ कि क्या मेरी आवाज आप तक बिल्कुल ठीक से आ रही है या नहीं आ रही। जल्दी से मुझे बताइए। यस, आई एम वेटिंग 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 गाइस, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज आप तक बिल्कुल ठीक से आ रही है। यस सुजंग, गुड इवनिंग। आकर्ष, गुड इवनिंग। भूपेंद्र, गुड इवनिंग। निकेत, गुड इवनिंग। यस, बाकी सब लोग भी जल्दी 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 आ जाइए, जल्दी आ जाइए। आज की क्लास होने वाली है बहुत मजेदार, क्योंकि आज की क्लास में मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। यस वर्णन, गुड इवनिंग। दीक्षा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। यस आकर्ष, साउंड एकदम क्लियर है। यस सागर, गुड इवनिंग। यस वर्णन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो अब आप लोग मेरे साथ में आगे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो। और गाइज मैंने आप लोगों के साथ में नेशनल इनकम का जो चैप्टर का पीडीएफ है वो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, चलो मैंने बेटा ये वाला जो पीडीएफ अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वाला पीडीएफ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर रखा है। तो आप लोग टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है वहां से आप लोग इसे ले लीजिएगा। अदरवाइज जो आपका, अगर आप लोगों ने पेन ड्राइव खरीदी है जो कि लेटर ऑन होगा, अगर आप लोग लाइव नहीं देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो ये वाला पीडीएफ आपका गूगल ड्राइव लिंक के अंदर दिया हुआ है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा पहला चैप्टर का पीडीएफ है। और मैं आपको बता दूं बेटा, इस पहले चैप्टर के पीडीएफ में मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, मैंने पास्ट अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, मैंने आरटीपी सारे कवर कर रखे हैं, एमटीपी सारे कवर कर रखे हैं। आपको इसके अलावा और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दिस इज ऑल। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर फिर आप जल्दी से शुरू कीजिए आज की बात। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूं, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया था। मैंने रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी जो है वो क्या होती है। अगर हम करंट ईयर के प्रोडक्शन को बेस ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करें, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। और अगर अपन करंट ईयर के प्रोडक्शन को करंट ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करें, देन दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। और बेटा अगर अपन नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अगर मैं डिवाइड कर दूं, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 कर दूं, तो मेरे पास में आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। और बेटा मैं लास्ट ईयर के जीडीपी डिफ्लेटर और करंट ईयर के जीडीपी डिफ्लेटर दोनों का डिफरेंस लेकर अपनी इन्फ्लेशन की जो रेट है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ये चार बातें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सिखाई थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वो सारी की सारी बातें याद होंगी। तो जल्दी से मुझे जवाब दो, क्या आपको वो सारी की सारी बातें याद है जो हमने लास्ट क्लास में लिखी थी। और अगर नहीं तो आप लोग अपनी कॉपी में जरा देख लेना, आप लोग की कॉपी में लास्ट पेज पर यही सारी बातें मैंने लिखवा रखी हैं। यस, और बेटा आज मैं अपनी बात शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। तो आप सब लोग मेरे साथ में क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए, और ये जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर ही पूछा गया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बेटा हमारा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन भी है, मतलब ये वाला क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में भी है। और ये वाला सेम क्वेश्चन आपको आरटीपी में 21 के अंदर भी गिवन है। चलो मेरे साथ में ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं। द नॉमिनल एंड रियल जीडीपी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर आर 3000 करोड़ एंड 4700 करोड़। अब ये कह रहा है नॉमिनल जीडीपी जो है, नॉमिनल जीडीपी वो तो है हमारी 3000 करोड़, और बेटा जो हमारी रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी वो हमारी 4700 करोड़ की है। अब यहां पर मुझे एक बात समझ में आ रही है, मैं सोच रहा हूं कि मैं डिस्कस करूं या नहीं करूं, पर सोच रहा हूं कर ही लेता हूं। जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर जो जानकारी दी गई है दैट इज अ रेयर सिचुएशन, ये रेयर सिचुएशन है। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं करंट ईयर के प्रोडक्शन को करंट ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आ रहा है 3000 करोड़। और बेटा अगर मैं करंट ईयर के प्रोडक्शन को अगर मैं बेस ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आ रहा है बेटा 4700 करोड़।
अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो रियल जीडीपी ज्यादा है और नॉमिनल जीडीपी कम है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में इन्फ्लेशन नहीं चल रहा, बल्कि हमारे देश में डिफ्लेशन चल रहा है। आप जरा ध्यान से देखो, करंट ईयर के प्रोडक्शन को अगर मैं करंट ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है करंट ईयर के प्रोडक्शन को अगर मैं करंट ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास नॉमिनल जीडीपी आएगा जो कि कम है। और अगर मैं करंट ईयर के प्रोडक्शन को अगर मैं बेस ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा रियल जीडीपी और वो आ रहा है ज्यादा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बेस ईयर की प्राइसेस करंट ईयर की प्राइसेस से ज्यादा है। इसका मतलब बेस ईयर में जो प्राइसेस रहा करती थी वो ज्यादा थी और करंट ईयर के अंदर जो प्राइसेस हैं वो कम है। तभी तो आपका नॉमिनल जीडीपी आपकी रियल जीडीपी से कम आ रहा है। इसका मतलब देश में इन्फ्लेशन नहीं चल रहा, बल्कि देश में डिफ्लेशन चल रहा है। देश में इन्फ्लेशन नहीं चल रहा, बल्कि देश में डिफ्लेशन चल रहा है। ठीक है, यस, कोई बात नहीं, अभी दोबारा लिखवा दूंगा, तुम जगह छोड़ दो भूपेंद्र, जगह छोड़ दो, अभी मैं बाद में लिखवा दूंगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर एंड कमेंट ऑन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ द ईयर इन कंपैरिजन टू बेस ईयर। सवाल ये कह रहा है आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है और जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के अलावा आपको बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइसेस पर कमेंट भी करना है। अब कमेंट तो मैंने अभी पहले ही कर दिया, कि भाई साहब यहां पर इन्फ्लेशन नहीं हो रहा, देश में डिफ्लेशन चल रहा है, मतलब करंट ईयर की प्राइसेस बेस ईयर की प्राइसेस से कम हो गई हैं। ठीक है, अब सर डिफ्लेटर निकालेंगे कैसे? मैंने बोला ये तो बिल्कुल बच्चों वाला काम है। आइए मेरे बच्चों जरा देखें सर जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को विद सॉल्यूशन दिए हैं, लेकिन बेटा मैंने सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिए हैं बाद के लिए, प्रैक्टिस के लिए। एक बुक में सॉल्यूशन पूरे होने चाहिए, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। आप लोगों को बात तभी समझ में आएगी, अदरवाइज बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अब यहां पे देखिए नॉमिनल जीडीपी हमारी 3000 है, रियल जीडीपी हमारी 4700 है इंटू 100। तो बेटा यहां पर जो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर है, सर कैलकुलेटर गायब हो गए हैं। कोई बात नहीं सर, मोबाइल का कैलकुलेटर काम में लो। ठीक है, तो ये लीजिए बेटा, मैं मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन कर लूं, एक सेकेंड। ये रहा, यस। तो बेटा 3000 डिवाइडेड बाय 4700 परसेंट में देखें तो बेटा जीडीपी डिफ्लेटर आ रहा है 63.8298%। तो बेटा हमारा जीडीपी डिफ्लेटर आ रहा है 63.8298%। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला था कि आपको कमेंट करना है बेस ईयर की प्राइस और करंट ईयर की प्राइस पर। तो आपका कमेंट क्या होगा? एज पर above calculation we can say that current year prices are 63.8298% of बेस ईयर प्राइसेस। तो बेटा करंट ईयर की जो प्राइसेस हैं वो बेस ईयर की प्राइसेस का 63.8298% है। कमेंट भी हो गया, काम खत्म। यस आकर्ष, मैं भी चाहता हूं यार जीवन में डिफ्लेशन कभी देखने को मिले,
पर मैं क्या बताऊं यार, जीवन में कभी डिफ्लेशन देखने को ही नहीं मिलता, हमेशा इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो भैया ये तो अच्छे दिन है। तुम्हें मालूम है, मुझे आज भी याद है कि मैंने, जब मैं छोटा था, जब मैंने टू व्हीलर चलाना शुरू किया था, तो मुझे ध्यान है कि मैंने जो लास्ट मुझे मतलब ध्यान आता है कि जब मैंने स्कूटर चलाना शुरू किया था, तब मुझे ध्यान है कि 12 रुपए लीटर आया करता था पेट्रोल। 12 रुपीज पर लीटर आया करता था पेट्रोल। पेट्रोल 12 रुपए लीटर आता था। और बेटा उस टाइम पे डीजल 4 रुपए लीटर आया करता था, ऐसा मुझे ध्यान है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि देश में ऐसा डिफ्लेशन आए, देश में ऐसा डिफ्लेशन आए कि भैया 12 रुपए लीटर पेट्रोल और 4 रुपए लीटर डीजल मिल जाए। ठीक है। यस अंश, पूरा इको नहीं होगा यूट्यूब के ऊपर। नेशनल इनकम के बाद में जो होगा वो हमारी सिक्योर्ड ऐप के ऊपर होगा। ठीक है, नेशनल इनकम तक पूरा का पूरा यूट्यूब पर ही होगा। ठीक है भैया, मैं चाहता हूं कि एकदम इतना सस्ता पेट्रोल और डीजल हो जाए, तो मैं तो तुमको बता रहा हूं, कार से मैं भारत यात्रा पे निकल जाऊंगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सेकंड क्वेश्चन को। फाइंड नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी इज 450 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120। बेटा प्राइस इंडेक्स बोलो या फिर जीडीपी डिफ्लेटर बोलो, ये एक ही बात है। ठीक है बेटा, आप प्राइस इंडेक्स बोलो या जीडीपी डिफ्लेटर बोलो, एक ही बात है। प्राइस इंडेक्स इज नथिंग बट जीडीपी डिफ्लेटर इन परसेंटेज। अब जैसे यहां पे प्राइस इंडेक्स लिखा है 120, तो इसका मतलब है जीडीपी डिफ्लेटर 120% है, बस इतनी सी बात है। तो प्राइस इंडेक्स माने जीडीपी डिफ्लेटर इन परसेंटेज। ठीक है, वैसे मतलब टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग होता है, पर मैंने इजी तरीका आपको बताया। तो अब यहां पे आपको बेटा जीडीपी, रियल जीडीपी दे रखा है, जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा है, और आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना है। तो नॉमिनल जीडीपी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। आप जानते हैं बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो आपका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अब जीडीपी डिफ्लेटर है आपका 120 इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी हमें नहीं पता, रियल जीडीपी हमारी 450 है इंटू 100। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू, अब 450 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 120 इंटू 450, और 100 नीचे चला जाएगा डिवाइडेड बाई 100। तो यहां पर आ जाएगा कितना, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। 120 इंटू 450, यस 120 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। और क्रिश का जवाब यहां पर आ गया है और आंसर है 540 करोड़। तो ये लीजिए बेटा, क्वेश्चन में अपने को जीडीपी डिफ्लेटर दिया है और रियल जीडीपी दे रखा है, और अपने से नॉमिनल जीडीपी पूछा है। तो मैंने यहां पे जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगाया और मैंने आंसर निकाल दिया। भूपेंद्र का जवाब आ चुका है 540, दीक्षा का जवाब आ चुका है, आकर्ष का जवाब आ चुका है, वर्णन का जवाब आ चुका है। क्या बात है, वाह, मजा आ गया मजा आ गया। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और जहां तक मुझे ध्यान है ये लास्ट क्वेश्चन है जीडीपी डिफ्लेटर का, तो पढ़ो मेरे साथ में। नॉमिनल जीडीपी ऑफ अ कंट्री इन द ईयर 2010 इज गिवन एट 600 करोड़। बेटा 2010 की नॉमिनल जीडीपी आपको दे रखी है 600 करोड़। प्राइस इंडेक्स, बेटा प्राइस इंडेक्स बोलो या फिर जीडीपी डिफ्लेटर इन परसेंटेज बोलो, ये एक ही बात है। इज गिवन एज बेस ईयर 2010 इज 100। अब देखो यहां पे ये बोल रहा है कि 2010 हमारा बेस ईयर है। अब बेटा 2010 की रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों बराबर ही होंगे। एक बात मुझे बताओ, अगर 2010 बेस ईयर है तो 2010 अगर बेस ईयर है तो बेस ईयर में तो रियल जीडीपी भी वही होगी और नॉमिनल जीडीपी भी वही होगी।
तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए हमारा जीडीपी डिफ्लेटर कितना है 2010 का 100। अब सुनो, नाउ लेट नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस टू 1200 करोड़ इन 2018 and the price index rises to 110, what is the real GDP? अब ये कह रहा है 2018 में अगर हमारी नॉमिनल जीडीपी अगर 1200 करोड़ है और हमारा प्राइस इंडेक्स बोले तो जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, यस, तो हमारा जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो जीडीपी डिफ्लेटर हमारा 110 है। जीडीपी डिफ्लेटर 110 है, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर 110% है। तो आपको बताना है कि हमारी रियल जीडीपी कितनी है। यार वापस बच्चों वाला सवाल, नॉमिनल जीडीपी दे दी, रियल वो जीडीपी डिफ्लेटर दे दिया, और नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी हमसे पूछ रहा है, तो ये तो बच्चों वाला सवाल है, ठीक है, यस। आ जाओ, तो मेरे साथ में इस बच्चों वाले सवाल को जरा सॉल्व करो। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। बेटा हमारा जीडीपी डिफ्लेटर है 110% इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी है हमारी 1200 करोड़, रियल जीडीपी हमारी कितनी है वो हमें नहीं पता, इंटू 100। अब क्वेश्चन कह रहा है रियल जीडीपी निकाल के बताओ। सिंपल है, रियल जीडीपी इधर आ जाएगा 1200, 110 नीचे चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। तो जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ, यस, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ, जल्दी 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 मुझे सॉल्व करके बताओ, रियल जीडीपी कितनी आ रही है। यस यस गाइस, और जवाब आ गया है 1090.909। तो ये लीजिए बेटा, यहां पर जो रियल जीडीपी है वो यहां पर हमारी आ गई है 1090.909 करोड़। तो बेटा उल्टा सवाल है, देखो पिछले वाले सवाल के अंदर आपको जीडीपी डिफ्लेटर और रियल जीडीपी दे रखी थी, नॉमिनल जीडीपी पूछी थी, और बेटा अब की बार इन्होंने नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर दे दिया, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है रियल जीडीपी। तो हमने रियल जीडीपी निकाल दी फॉर्मूला पुट करके। लेकिन एक बात ध्यान रखना क्लास, इन सारे एग्जाम्पल्स के बाद में मुझे लग रहा है कि मुझे दो बातें आप लोगों को लिखवा देनी चाहिए, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताओ कि लास्ट क्लास के अंदर, यस स्वाति गुड इवनिंग, यस रोहन गुड इवनिंग, ठीक है, यस थैंक यू रोहन, यस स्वाति, आकर्ष तुम्हारा जवाब गलत था, यस। तो भैया कृष का जवाब, दीक्षा का जवाब, वर्णन का जवाब, स्वाति का जवाब, सबका जवाब मेरे पास आ चुका है। वर्णन, ऑलवेज रेस्ट्रेन योर सेल्फ फ्रॉम राउंडिंग ऑफ। बेटा हमेशा राउंड ऑफ करने के लिए अपने आप को बचाओ। अपने एग्जाम में हम लोग राउंड ऑफ नहीं करते हैं, डेसिमल में ही जवाब देकर के आया करो, क्योंकि राउंड ऑफ अगर आपने कर दिया और सजेस्टेड आंसर में राउंड ऑफ नहीं है तो बहुत बार एग्जामिनर इतने कम बुद्धि के होते हैं कि वो लोग नंबर काट लेते हैं। लेकिन अगर आपने डेसिमल में लिखा और मान लो सजेस्टेड आंसर में राउंड फिगर में दे रखा है, तो भी कोई बेवकूफ आदमी भी समझ जाएगा कि हाँ तुमने फुल डेसिमल में लिखा है और सजेस्टेड आंसर में राउंड ऑफ करके दे रखा है, तो तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। इसलिए हमेशा बच के रहो, राउंड ऑफ नहीं करो, डेसिमल के जवाब डेसिमल में लिख दो, ठीक है। चलो अब मुझे जल्दी से इस बात का जवाब दो, जो बात मैं पूछ रहा हूं जल्दी से मुझे बताओ कि लास्ट क्लास में क्या मैंने आपको जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लिखवाया था या नहीं लिखवाया था, क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान है कि मैंने जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा दिया था। गाइज अगर मैंने जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला नहीं लिखवाया तो जल्दी से मुझे बताओ, मैं वो लिखवा दूं। हरी अप हरी अप हरी अप, यस गाइज जल्दी 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 से मुझे बताओ। ओनली फॉर्मूला लिखवा दिया था मैंने, यस बस ठीक है। अब आप जीडीपी डिफ्लेटर वाले फॉर्मूला के नीचे तीन बातें आप लोग लिख लीजिए। यस,
जीडीपी डिफ्लेटर वाले फॉर्मूला के आगे आप लोग ये 3 बातें नीचे लिख लीजिए। जीडीपी डिफ्लेटर in percentage is also known as price index। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान रखना, जीडीपी डिफ्लेटर इन परसेंटेज को आपको सवाल में क्या दे सकता है, प्राइस इंडेक्स भी बोल सकता है। अब आपको बोले प्राइस इंडेक्स 140 है, इसका मतलब जीडीपी डिफ्लेटर 140% है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यह स्वाति मैं बिल्कुल दे दूंगा, ये लो मैं अभी दे देता हूं। ठीक है स्वाति, ये मैंने नंबर दे दिया। चलो दूसरी बात आप जल्दी से यहां पे लिखेंगे, दूसरी बात, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ बेस ईयर GDP deflator of base year is always 100। अब आप एक बात ध्यान रखना, बेस ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा 100% ही होगा, क्योंकि बेस ईयर में अगर आप बेस ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर निकालोगे तब तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों सेम ही होंगे, और दोनों सेम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 100। तो बेस ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा क्या होगा, 100। ठीक है, यस अंश बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दो बातें जो हैं वो मैंने यहां पे लिखवा दी, और मेरे हिसाब से दो ही बातें ठीक है। ठीक है, चलो ओके बेटा, तो ये दो बातें मेरे को और लिखवानी थी, ये दोनों बातें मैंने यहां पर आपको लिखवा दी, डन। ठीक है, चलो, और बेटा अब यहां से शुरू होती है मेन कहानी, मतलब यहां से अपना मेन जो टॉपिक है, मेन जो कहानी है वो यहां से शुरू होती है अपनी। मुझे रजिस्टर के लिए बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है, तो मैं रजिस्टर को ऊपर ले आता हूं, ये लो। चलिए बेटा, अब आप लोग यहां पे आ जाइए और मेरे साथ में अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, और मैं आपको बता दूं यहां से हमारा मेन टॉपिक, मेन चैप्टर जो है ये हमारा शुरू होता है। यस गाइस, टेल मी, आर यू रेडी फॉर दिस? क्या हम लोग शुरू कर दें फटाफट से अब? यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन बेटा नवंबर 20 के आरटीपी में भी गिवन था। वैसे मैं आपको बता दूं कि आरटीपी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मान के चलो 95% क्वेश्चन जो है वो आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन डाल के ही ये लोग आरटीपी बनाते हैं। इसका मतलब फाइनल की जो आरटीपी आती है उसके अंदर सारे क्वेश्चन बिल्कुल नए होते हैं, बल्कि नए से नए कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट डालता है। लेकिन इंटर की आरटीपी में भैया इंस्टीट्यूट इतना आलस दिखाता है कि नए क्वेश्चन नाम मात्र के डालता है। 95% क्वेश्चन जो है ना वो तो आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ही डाल देता है इंस्टीट्यूट, पर कोई बात नहीं। चलो अब मेरे साथ में फटाफट से सुनेंगे और देखो कितना मजेदार सवाल है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एनएनपीएफसी। बेटा ये तो नेशनल इनकम होती है क्या, एनएनपीएफसी जल्दी से याद करके बताओ। यहां पे बोल रहा है कि आपको एनएनपीएफसी निकालना है, एनएनपीएफसी जल्दी से मुझे बताओ कि क्या एनएनपीएफसी को ही हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं? यस। इसके अलावा आपसे एनएनपी एमपी भी पूछा है, जीएनपी एमपी भी पूछा है, और जीडीपी एमपी भी पूछा है। तो मैं सोच रहा हूं कि यार क्यों ना मैं इस सवाल के अंदर पहले जीडीपी एमपी निकाल लूं, फिर उसके बाद में फिर उसमें मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एडजस्ट कर दूंगा तो जीएनपी एमपी आ जाएगा। उसके बाद में बेटा मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा तो एनएनपी एमपी आ जाएगा, और फिर उसके अंदर में से मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एनएनपीएफसी आ जाएगा। और बेटा एनएनपीएफसी आ गया मतलब नेशनल इनकम आ गई। तो आप मुझे बताइए, ये तो चारों चीजें मुझसे पूछी हैं, ये चारों चीजें कनेक्टेड हैं?
बट अगेन डिपेंड करता है कि मुझे जानकारी कौन सा मेथड लगाने के लिए दे रखी है। बच्चों मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग अपने रजिस्टर में, लास्ट क्लास में मैंने आपको तीनों मेथड्स की समरी लिखवाई थी, लास्ट क्लास में मैंने तीनों मेथड्स की समरी लिखवाई थी, प्लीज वो समरी एक बार सामने रख लेना और फिर मेरे साथ में सवाल को पढ़ना, ठीक है। मैंने आपको सारे मेथड्स की समरी लिखवाई थी, सारे मेथड्स की समरी को ओपन कर लो और सारे मेथड्स की समरी को सामने रख करके मेरे साथ में क्वेश्चन को रीड करना, ठीक है। चलो दोस्तों फटाफट से मेरी बात को सुनो। सबसे पहला अपने को दे रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस। मैं आपको बता दूं ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आप लोग याद रख सकते हैं RIP, RIP, हाँ RIP, रेस्ट इन पीस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फिर मुझे दे रखा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर मुझे रेंट भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है। मैंने बोला जी रेंट और प्रॉफिट मुझे अलग से क्यों दे रहे हो, क्योंकि रेंट और प्रॉफिट तो मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसका मतलब इन्होंने रेंट और प्रॉफिट मुझे इसलिए दिया ताकि ये मुझे कंफ्यूज कर पाए, बट कोई बात नहीं। मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, मुझे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, और आपको याद है मैं आप लोगों को ये वाली बात नोट्स में भी लिखवा चुका हूं कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। इसके बाद में बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मुझे दे रखा है और कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मुझे यहां पे दे रखा है। बेटा जी जरा सवाल को मेरे साथ में समझने का प्रयास करें। वैसे मुझे पता है कि आप सब लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, आप सब लोग विद्वान लोग हैं, और आप सब लोग ने इस क्वेश्चन के बारे में अपने दिमाग में पिक्चर बना भी ली होगी। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि एवरेज स्टूडेंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बीच में फर्क होता है। और मैं आपको बता दूं कोई भी एवरेज स्टूडेंट अपने आप को इंटेलिजेंट स्टूडेंट बना सकता है अगर वो ये वाली बात समझ जाए। एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, कॉपी में सॉल्व करना शुरू कर देता है, लिखना शुरू कर देता है, उसके बाद वो समझना शुरू करता है, उसके बाद में उसको समझ में आता है कि वो कहां कहां पे गलती कर रहा है, फिर वो अपना सोल्यूशन काटता है और फिर दोबारा वो सोल्यूशन करता है। लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो होता है जो सवाल को पहले अपने दिमाग में सॉल्व करता है और अपने दिमाग में करीब करीब आधा सवाल सॉल्व करने के बाद में फिर वो अपनी कॉपी में कुछ लिखना शुरू करता है। वही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और वही सबसे ज्यादा नंबर ग्रैब कर पाता है। अब आप लोगों को एवरेज स्टूडेंट नहीं बनना है, आप लोगों को मेरे साथ में प्रैक्टिस करनी है इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनने की, ठीक है ना, क्योंकि भैया अपन सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। सबसे पहला मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें तीन मेथड होते हैं, आउटपुट मेथड, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। मुझे यहां पे जल्दी से ये बताओ कि आपको यहां पे जो जानकारी दे रखी है वो आउटपुट मेथड की जानकारी दे रखी है क्या, इनकम मेथड की जानकारी दे रखी है क्या, एक्सपेंडिचर मेथड की जानकारी दे रखी है क्या। अपने सामने नोट्स में फॉर्मेट को देखो और फॉर्मेट को देख करके बताओ कि कौन से मेथड की जानकारी तुम्हारे सामने रखी है, जल्दी से बताओ। यस वर्णन का जवाब मेरे पास आ गया। वर्णन कहता है इनकम मेथड की जानकारी है सर हमारे पास। ओके यस भैया, बाकी लोग यस यस यस, हाँ जी निकेत की बात, निकेत ने जवाब दे दिया इनकम की जानकारी है। आकर्ष ने जवाब दे दिया सर इनकम मेथड की जानकारी है। दीक्षा का जवाब भी आ गया है सेकंड मेथड मतलब इनकम मेथड की जानकारी है। आप लोग शॉर्ट में आई वगैरह भी लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, मैं भी इंटेलिजेंट टीचर ही हूं, ठीक है, मैं भी इंटेलिजेंट हूं, तुम चिंता मत करो फटाफट से। और यस इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड की आउटपुट मेथड, कौन से मेथड की जानकारी दे रखी है जल्दी से मेरे साथ में लिखेंगे। स्वाति का जवाब आ गया है इनकम। यस रणधीर का जवाब आ गया है और रणधीर बोल रहा है सर अपने टेलीग्राम क्लासेस का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दो। भैया कोई बच्चा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर देना यहाँ पे। भूपेंद्र ने लिख दिया है आई मतलब इनकम मेथड, क्या बात है, मजा आ गया। अब मेरी समस्या को समझो बेटा कि अगर मैं यहां पे इनकम मेथड लगाऊंगा तो इनकम मेथड लगाने पर मेरे बच्चों मेरे पास एनडीपी एफसी आएगा। तो अगर मैंने यहां पे इनकम मेथड लगाया तो इनकम मेथड जब अपन लोग लगाते हैं तो वहां पर अपने पास जीडीपी एमपी नहीं आता मेरे बच्चों, इनकम मेथड में हमारे पास आता है एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी। अब मैं ये बोल रहा हूं कि एनडीपी एफसी से मुझे एनएनपी एफसी निकालना है, तो मैं एनडीपी एफसी में अगर मैं यहां पे नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को एडजस्ट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एनएनपी एफसी।
मतलब मेरे पास नेशनल इनकम आ जाएगी, मतलब ये जो पहला सवाल आपने हमसे पूछा है ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? फर्स्ट बात समझ में आ रही है? यस। फिर इसके बाद में मुझसे पूछा है एनएनपी एमपी। अब एनएनपी एमपी पूछा है तो एनएनपी एफसी में अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को वापस ऐड कर दूं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को वापस ऐड करने पर मेरे पास एनएनपी एमपी आ जाएगा, मेरे पास एनएनपी एमपी आ जाएगा। ठीक है, तो सर ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। तीसरे नंबर पे मुझसे जीएनपी एमपी पूछा है तो जी एनएनपी एमपी मेरे पास है और मुझे जीएनपी एमपी पूछा है, तो क्या करें? एनएनपी एमपी में अगर मैं डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर दूंगा तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा, जीएनपी एमपी बन जाएगा। और बेटा अब मुझे जीडीपी एमपी चाहिए, तो बेटा अगर मैं जीएनपी एमपी में से नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा जीडीपी एमपी। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं यहां पर सारी चीजों को इंटरकनेक्ट करके सारी की सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता हूं जो भी मुझसे यहां पर पूछी गई है। पर स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है? नेट इनकम मेथड, नेट इनकम मेथड लगाकर एनएनपी एफसी निकालना। तो बेटा पहला स्टेप है एनएनपी एफसी एनडीपी एफसी निकालना, उससे हम एनएनपी एफसी निकालेंगे और बाकी की इंफॉर्मेशन जो है उसी के साथ साथ हमारी निकल आएगी। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? यस। चलो तन्मय भैया मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। हाँ जी, अभी तो आप मेरे साथ में तन्मय भैया इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों सबसे पहला मैंने लिखा पॉइंट नंबर ए और मैं यहां पे लगाऊंगा इनकम मेथड। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, इनकम मेथड में हम हमेशा एनडीपी एफसी निकालते हैं। और बेटा एनडीपी एफसी कैसे निकालते हैं? हम लोग अपने वर्कर्स का कॉम्पेंसेशन लेते हैं, उसमें हम लोग प्लस करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस करते हैं मिक्स्ड इनकम। ठीक है, और बेटा इन तीनों को जोड़ने पर हमारे पास आ जाता है एनडीपी एफसी, मतलब नेशनल जो इनकम मेथड है उससे एनडीपी एफसी हमारे पास में यहां पर आ जाता है। अब बेटा जरा जल्दी से सवालों को देखें, मैंने भी यहां पे सवाल निकाल लिया है। सबसे पहला आप देखो कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज है 1000 का, तो कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज 1000 का है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे दे रखा है 2000 का, और बेटा प्लस मिक्स्ड इनकम जो है वो मिक्स्ड इनकम मुझे यहां पर दे रखी है 1100 की। और अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगा 4100। तो मेरे पास यहां पर 4100 आ जाएगा। और बेटा ये जो 4100 है ये एनडीपी एफसी है, लेकिन मजेदार बात यह है कि इस क्वेश्चन में अपने से एनडीपी एफसी मांगा ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब जो जो मांगा है वो निकालते हैं। सबसे पहला मुझसे पूछा है एनएनपी एफसी, एनएनपी एफसी। अब विचार करके मुझे बताऊं कि एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी मेरे पास है और मुझे डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है। बेटा नेट नेट है, फैक्टर कॉस्ट है, मुझे नेशनल, मुझे डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है। तो बेटा डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए मैं नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को एडजस्ट कर दूंगा। और बेटा जब मैं नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को एडजस्ट करूंगा तो मेरे पास एनएनपीएफसी आ जाएगा। तो बेटा मेरा एनडीपीएफसी 4100 करोड़ है, मैं प्लस करूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और बेटा मेरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -50। तो ये मैंने -50 यहां पे ले लिया, तो मेरे पास आ गया 4050 करोड़। और ये लीजिए बेटा ये हो गया मेरा एनएनपीएफसी, जिसे आप लोग नेशनल इनकम भी बोलते हो।
इसके बाद में बेटा मुझसे तीसरा सवाल पूछा गया है एनएनपी एमपी। एनएनपी एमपी, अब आपको मालूम है बेटा, ये वाली बात आप सब लोग जानते हैं, ये वाली बात आप लोग सब लोग जानते हैं कि अगर हम लोग एनएनपी एमपी में से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दें तो हमारे पास आ जाता है एनएनपी एफसी। बेटा मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट में बदलना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटाते हैं, लेकिन अगर मुझे वापस मार्केट प्राइस पर आना है तो क्या करूं? जो मेरा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, एनएनपी एफसी, अगर मैं इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को वापस ऐड कर दूं तो बेटा फैक्टर कॉस्ट में अगर इनडायरेक्ट टैक्स को वापस ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एनएनपी एमपी। अब देखो एनएनपी एफसी है 4050 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स मुझे दे रखा है 450। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मेरा एनएनपी एमपी आ जाएगा 4500 करोड़ का। तो बेटा मेरा एनएनपी एमपी जो है वो यहां पर आ जाएगा 4500 करोड़ का। और लास्ट देखो बेटा, अब मुझे पूछा है जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी, अब जरा ध्यान से देखो, अगर ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटा दें तो नेट बन जाएगा। ग्रॉस में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो बन जाएगा नेट। तो नेट में अगर मैं डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर दूं तो बन जाएगा ग्रॉस। तो बेटा यदि मैं एनएनपी एमपी में अगर मैं डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर दूं, नेट में अगर मैं डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर दूं तो यह बन जाएगा जीएनपी एमपी। लो भाई एनएनपी एमपी है 4500, इसमें डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक कर देते हैं। डेप्रिसिएशन है हमारा 400, ऐड बैक कर दिया तो ये आ गया 4900 करोड़। इसके बाद में लास्ट आते हैं, हमें पूछा है जीडीपी एमपी। अब आपको मालूम है बेटा डोमेस्टिक में अगर नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को अगर अपन ऐड करते हैं तो आता है जीएनपी एमपी। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं नेशनल में से एनएफआईए को हटा दूं, नेशनल में से एनएफआईए को हटा दूं तो क्या बचेगा? जीडीपी एमपी। तो बेटा मेरे पास यहां पर जीएनपी एमपी है और आप लोगों को मालूम है बेटा डोमेस्टिक में अगर एनएफआईए को जोड़ते हैं तो आता है जीएनपी एमपी। और बेटा अगर मैं जीएनपी एमपी में से माइनस कर दूं एनएफआईए को, अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा जीडीपी एमपी। ठीक, तो देखो भाई जीएनपी एमपी है 4900, माइनस करेंगे एनएफआईए, और ध्यान से देखो एनएफआईए कितना है? -50। तो माइनस करेंगे एनएफआईए को और एनएफआईए है बेटा -50, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो बेटा हमारा जो जीडीपी एमपी है वो आ जाएगा 4950 करोड़। हमारा जीएनपी एमपी कितना आ जाएगा? 4950 करोड़। ठीक है, वैसे एक और रास्ता मेरे पास है, सुनो। मेरे पास यहां पे एनडीपीएफसी है, देखो मेरे पास यहां पर क्या है? एनडीपीएफसी। ठीक है, अगर मैं एनडीपीएफसी में डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दूं और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐड कर दूं तो भी ये बन जाएगा जीडीपी एमपी। समझाता हूं, इधर देखो, दूसरा तरीका सोचो। मुझे चाहिए जीडीपी एमपी और मैंने ऊपर देखो एनडीपी एफसी निकाल रखा है, मैंने एनडीपी एफसी निकाल रखा है। अब मैंने बोला कि अगर मैं एनडीपी एफसी में डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर दूं, एनडीपी एफसी में अगर मैं डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर दूं तो यह बन जाएगा जीडीपी एफसी। और बेटा जीडीपी एफसी में अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दूं तो यह बन जाएगा जीडीपी एमपी। देखें सेम आता है क्या? एनडीपी एफसी हमारा है 4100 करोड़
प्लस बेटा हमारा डेप्रिसिएशन है 400 करोड़, प्लस हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 450 करोड़, और अगर आप तीनों को जोड़ दो तो वही सेम आंसर आएगा 4950 करोड़। तो आपका वही सेम आंसर आ जाएगा 4950 करोड़, 4950 करोड़। यस बेटा, अभी मैं आप लोगों की चैट नहीं देख रहा था, मैं अभी सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन ऑन करके देख रहा था। यस ओके, अब भूपेंद्र का जवाब आ गया है और भूपेंद्र ने दूसरा जवाब भी दे दिया था। आकर्ष बोल रहा है सर रेंट एनडी प्रॉफिट का सम 1350 आ रहा है। नहीं बेटा, रेंट एंड प्रॉफिट नहीं बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, इंटरेस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तीनों इंक्लूडेड है। ठीक है, वो तीनों इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन जो यहां पर बन सकता है वो मैं आपको बता दूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखो, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सरप्लस के अलावा आपको रेंट और प्रॉफिट दे रखा है। अब आपको पता है ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है, रेंट और प्रॉफिट भी दे रखा है। आपसे सवाल इंटरेस्ट का फिगर पूछ सकता है, तो आपको करना क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस में से यदि आप रेंट और प्रॉफिट दोनों को माइनस कर दो तो बचेगा क्या, इंटरेस्ट। अब जैसे रेंट और प्रॉफिट दोनों मिलाकर हैं 1350, और बेटा रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों मिलाकर हैं 2000, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट कितना होगा 650 का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ये वाला भी आता है। ठीक है, चलो अब जल्दी से मुझे बताओ, क्योंकि ये पहला सवाल था और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को सारे नोट्स, मैंने वैसे तो बहुत बार मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाए, मैंने बहुत बार रिवाइज करवाए, तो मेरी उम्मीद आप लोगों के साथ में यह है कि आप लोगों को, सब लोगों को नोट्स याद होने चाहिए। पर फिर भी मैं आप लोगों से एक बार पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ कि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को समझाया, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा समझ में आया या इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है? प्लीज गाइस, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज मुझे जल्दी से जवाब दो इस बात का। जो सवाल मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया, इसमें कोई दिक्कत है? आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? मैंने सारी बातें बहुत बार आप लोगों को रिपीट कर रखी है, बहुत बार आपको समझा रखी है, याद करवा रखी है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा, मेरे को ये वाली बात लग रही है कि आप लोगों को ये वाली बात याद होनी चाहिए। यस, वर्णन का जवाब है आ गया, दीक्षा ने मुझे जवाब है समझा सर, दीक्षा भी बोल रही है उसे समझ में आ गया है। आकर्ष का जवाब भी आ गया सर, नॉट एनी प्रॉब्लम। यार आकाश, तुमको तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, तुमने तो सवाल पढ़ते पढ़ते ही जवाब दे दिए थे। यस स्वाति, यस ओके, थैंक यू बेटा। चलो अब देखो भैया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल कहता है सर नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम कैलकुलेट करके बताओ। पहले अपने दिमाग में याद करो, नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी, और पर्सनल इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम में से जो अमाउंट आपने रिसीव नहीं किया, जो हाउस होल्ड ने नेशनल इनकम का पैसा रिसीव नहीं किया उसे हटा दो, और बेटा नेशनल इनकम के अलावा अगर कोई पैसा रिसीव किया है तो वो जोड़ लो। मतलब ऐसा अमाउंट जो नेशनल इनकम में नहीं आ रहा लेकिन हाउस होल्ड के द्वारा रिसीव किया गया है उसे जोड़ लो। तो हाउस होल्ड की रिसीट का टोटल कहलाता है पर्सनल इनकम। याद है आपको? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 1891, मतलब आपको एनएनपी एमपी दे रखा है। अब आप जल्दी से मुझे बताइए कि अगर आपको पहला सवाल पूछ रहा है नेशनल इनकम निकालो और आपको एनएनपी एमपी दे रखा है, तो आपको एनएनपी एमपी से क्या चाहिए, एनएनपी एफसी। इसका मतलब अगर मैं यहां पे एनएनपी एमपी में से अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर मैं यहां पे माइनस कर दूं, तो ऐसा करते ही मेरे पास एनएनपी एफसी मतलब मेरी नेशनल इनकम मेरे पास आ जाएगी। गॉट माय पॉइंट? अच्छा,
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। ये कह रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये मिल रही है गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को। अब आपको मालूम है बेटा कि बेटा अगर गवर्नमेंट को इनकम की कोई भी प्रॉपर्टी होती है, मतलब प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम होती है, या गवर्नमेंट व्यापार कर रही है और उससे गवर्नमेंट को कोई भी इनकम होती है, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। और अगर वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, इसका मतलब ये अमाउंट ऑलरेडी 1891 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बेटा आपको ये वाली बात याद आ रही होगी, हमने ये वाला पॉइंट लिखा था नोट्स में कि अगर गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है, गवर्नमेंट को व्यापार से कोई इनकम हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड करती है। इसका मतलब वो एनएनपी एमपी जो आपको यहां ऊपर दे रखा है उसमें ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बेटा मैं चाहता हूं कि आप लोग जब सवालों को हल करो तो सवालों को हल करते टाइम आप लोग ये वाली बातें लिख लिया करो सवाल के अंदर, ताकि दोबारा जब आप लोग बाद में सवाल को सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा आपको एनएनपी एमपी दे रखा है और आपको उसके साथ में एक और पॉइंट लिख करके दे रखा है, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम कंफ्यूज होने वाले नहीं है। हमें पता है ये इनकम, ये वाली जो इनकम है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है नेशनल इनकम के अंदर, अपने को दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है और सब्सिडी दे रखी है। इनडायरेक्ट टैक्स है 175 और सब्सिडी है 30। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी को माइनस कर दूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स 145 का है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स 145 का है? बिल्कुल बोल सकते हैं सर, आपको कौन रोक सकता है। सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, बेटा जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस है, मतलब जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स नहीं है, वो वाली जो एंटरप्राइज हैं उनकी सेविंग्स आपको यहां पे दे रखी है 10। ठीक है, इसका मतलब ये होता है रिटेन्ड प्रॉफिट्स। ये रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं, ये वो प्रॉफिट्स हैं जो इन्होंने किसी को भी बांटे नहीं है, ये सेविंग्स हैं, ये पैसा इन्होंने सेव करके रख लिया अपने पास। अच्छा इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, आपको याद है बेटा इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट जो है ये बेटा नेशनल इनकम में नहीं आता। क्यों? क्योंकि सरकार ने पब्लिक से लोन लिया और सरकार पब्लिक को ब्याज देती है। अब सरकार ने पब्लिक से लोन लिया और सरकार पब्लिक को ब्याज का पैसा दे रही है, और आपको पता है गवर्नमेंट इस पैसे का इस्तेमाल जो है वो यहां पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि गवर्नमेंट ने इस पैसे का इस्तेमाल प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए किया है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। वैसे ये वाली बात मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखवा रखी है। करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट दे रखा है, जैसे बेरोजगारी भत्ता वगैरह। करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अपने को दे रखा है, बहुत बढ़िया। सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर अपने को दे रखा है, और सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब भी वही है, रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उसने जो पैसा सेव कर लिया और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में नहीं बांटा, वो प्रॉफिट है 25। और बेटा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स आपको दे रखा है 25। आपको मालूम है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स का मतलब, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है उसके ऊपर कंपनी टैक्स भर रही है, कितना? 25 का। ये आपको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स दे रखा है। बड़ा मजेदार सवाल है। क्वेश्चन में पहला पार्ट बहुत इजी है, आपको यहां पे एनएनपी एमपी दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, आपको सीधे नेशनल इनकम निकालना है। इजीली निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन बेटा आगे जो पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने वाली बात है वो बहुत जोरदार है, और वो आप लोगों को मेरे साथ में ध्यान से सुननी है। ठीक है, चलो गाइस अब मेरे साथ में एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, और इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए। ये वाला क्वेश्चन अपने को बेटा एग्जाम वाले दिन भी एक बार करके जाना है। ठीक है बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अपने को एग्जाम वाले दिन भी एक बार करके जाना है। ठीक है, चलो तो ये लीजिए बेटा, मैंने यहां पे क्वेश्चन जो है वो मैंने अपने सामने निकाल लिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 और इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ये वो सवाल है जो आपको एग्जाम वाले दिन भी एक बार देख करके जाना है, क्योंकि बेटा ये वाला सवाल आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल आपको निकालना है NNP-FC, जिसे आम भाषा में हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर मुझे NNP-MP गिवन है, मुझे NNP-MP क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और बेटा अगर NNP-MP में से मैं माइनस कर दूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स 145 को इसमें से हटा दूं तो मार्केट प्राइस बन जाएगी फैक्टर कॉस्ट, और वो कहलाएगा NNP-FC। तो देखो कितना आसान काम है। NNP-MP मुझे दे रखा है 1891, माइनस करेंगे हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और बेटा मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 175 माइनस 30, तो मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 145, और इसे हटा देंगे तो बेटा आ जाएगा कितना? यस, जल्दी मुझे जवाब दो, कितना आएगा? अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ। 1746 करोड़। तो बेटा मेरी जो नेशनल इनकम है वो यहां पर आ जाएगी 1746 करोड़। अच्छा, लेकिन अब प्रॉब्लम की बात यह है कि मुझे यहां पे पर्सनल इनकम कैलकुलेट करनी है। और बेटा जी पर्सनल इनकम का मतलब होता है कि जो नॉर्मल हाउस होल्ड है, आपके और मेरे जैसे जो आम नागरिक हैं, मैंगो पीपल हैं, इनकी जेब में कितना कैश आया, और जो कैश अपनी पॉकेट में आया है, जो आम आदमी की पॉकेट में आया है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। अब आपसे मैं आराम से एक एक बात पूछूंगा और आप लोग एक एक बात का मुझे जवाब देंगे। बेटा जी नेशनल इनकम 1746 करोड़ की है। आराम से सोचना। पहला पॉइंट आपको दे रखा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। एक बात मुझे बताओ कि अगर गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है, जिससे गवर्नमेंट को रेंट की आमदनी होती है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई एंटरप्राइज खोल रखा है, गवर्नमेंट ने कोई कंपनी खोल रखी है और उससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है, मेरा सवाल यह है कि क्या यह अमाउंट नेशनल इनकम में शामिल होता है या नहीं होता? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट अगर बिजनेस कर रही है, गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इनकम नेशनल इनकम में शामिल होनी चाहिए। और अगर वो नेशनल इनकम में शामिल होनी चाहिए, इसका मतलब वो इस अमाउंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब वो ये जो यहां पे 45 रुपीज आपको दे रखे हैं, ये 45 रुपीज इस 1746 में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। यस सर, बिल्कुल इंक्लूडेड है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये आता है कि ये बताओ कि ये पैसा सरकार को मिला या आम आदमी को मिला? एक सेकंड बेटा, सबको जवाब देना है, इट इज कंपल्सरी टू आंसर। सब लोग जल्दी से जवाब दो। ये जो 45 रुपीज प्रॉपर्टी की इनकम है और ये जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज का प्रॉफिट है, ये 1746 में शामिल है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये नेशनल इनकम का पार्ट है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये पैसा आम आदमी को मिला या नहीं मिला? यस, दीक्षा का जवाब आ चुका है, सर ये गवर्नमेंट को मिला है। स्वाति बोल रही है यस होता है, होता तो है, वो मैं समझ गया। मेरा सवाल यह है कि ये 45 रुपीज का पैसा सरकार की पॉकेट में गया या मेरी पॉकेट में आया? सोच के बताओ, गवर्नमेंट की पॉकेट में गया या आम आदमी की पॉकेट में आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। गवर्नमेंट के पास, यस। तो स्वाति का यहां पर, दीक्षा का जवाब आ गया, स्वाति का जवाब आ गया, आकर्ष का जवाब आ गया, सर ये पैसा गवर्नमेंट की जेब में गया है। और बेटा अगर ये पैसा आम आदमी की जेब में नहीं आया तो आप इसको हटा दो। अगर ये पैसा आम आदमी की जेब में नहीं आया तो हटा दो, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूं? पर्सनल इनकम। हटा दो। अच्छा जी बेटा, फिर आगे देखो, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी मैं ऑलरेडी हटा चुका हूं नेशनल इनकम के लिए, तो मुझे इसमें दिमाग नहीं लगाना। आगे चलो, अगला कहता है सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइज। गवर्नमेंट के जो नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइज हैं, इनकी सेविंग्स, मतलब इनका रिटेन्ड प्रॉफिट
आपको दे रखा है कितना 10। एक बात मुझे बताओ कि अगर ये प्रॉफिट रिटेन किया गया है, इसका मतलब ये प्रॉफिट आपके और मेरे जैसे लोगों को नहीं दिया गया, और अगर ये प्रॉफिट हमें नहीं दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है ये पैसा हमारी पॉकेट में नहीं आया, आप इसे हटा दो। बेटा सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज का मतलब होता है गवर्नमेंट के वो एंटरप्राइजेस जो डिपार्टमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट की कंपनी का रिटेन्ड प्रॉफिट है, मतलब ये वो प्रॉफिट है जो आपके और हमारे पास में नहीं आया, ये कंपनी के द्वारा रिटेन किया गया है, हटा दो, मुझे मिला ही नहीं, हटा दो यहां से। अगला है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। अब आप ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट कभी नेशनल इनकम के अंदर नहीं आता। इसका मतलब इस 1746 के अंदर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट जो है वो इस 1746 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये पैसा आपके और हमारे जैसे लोगों की जेब में आ रहा है। अब ये पैसा नेशनल इनकम में शामिल नहीं है, पर ये पैसा हमारी जेब में आ रहा है, और अगर हमारी जेब में आ रहा है तो जोड़ लो भाई 15 रुपए। अगर ये पैसा हमारी जेब में आ रहा है तो जोड़ लो, कैश रिसीव हो रहा है हाउस होल्ड को, जोड़ लो 15 रुपए। अच्छा, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो करंट ट्रांसफर हैं जैसे बेरोजगारी भत्ता वगैरह, वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं है, वो इस नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी पॉकेट में आ रहा है, और हमारी पॉकेट में आ रहा है तो जोड़ लो 35। करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कहीं से भी किसी भी देश से अगर हमारे पास में कोई ट्रांसफर पेमेंट आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये पैसा नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैश मेरी पॉकेट में आ रहा है। और बेटा अगर फिर भी ये कैश मेरी पॉकेट में आ रहा है तो जोड़ लो भाई 20, जोड़ लो, मेरी पॉकेट में आ रहा है। आगे सुनो, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। बेटा प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब जो प्राइवेट कंपनी है उनकी रिटेन्ड अर्निंग्स। अब आप मुझे बताओ, एक प्राइवेट कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और वो प्रॉफिट उन्होंने रिटेन कर लिया, डिविडेंड के रूप में नहीं बांटा, इसका मतलब ये वो प्रॉफिट है जो आम आदमी की पॉकेट में नहीं आया, कंपनी के पास ही रह गया। और ऑब्वियस सी बात है अगर ये आम आदमी की पॉकेट में नहीं आया तो आप इसे हटा दो -25। एंड लास्ट वन, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। आपको मालूम है कंपनी के प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है वो किसकी पॉकेट में जाता है? गवर्नमेंट की पॉकेट में। और बेटा गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता है, हमारी पॉकेट में नहीं आता, तो आप उसको भी हटा दो। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने नेशनल इनकम को लिया और उसमें एडजस्टमेंट क्या किए, जो हमारी पॉकेट में आता है ले लो, जो हमारी पॉकेट में नहीं आ रहा हटा दो। और ऐसा करने पर बेटा हमारे पास पर्सनल इनकम आ जाएगी। और अब आप जल्दी से मुझे बताइए पर्सनल इनकम कितनी आ रही है। यस गाइस, जल्दी 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 मुझे बताओ पर्सनल इनकम कितनी आ रही है। यस, क्रिश का जवाब है 1691 करोड़, जो कि गलत है। शुभम तिवारी का जवाब है 1711 करोड़, और ये बिल्कुल सही है, 1711 करोड़। हाँ जी, बेटा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स मैंने 45 लिख दिया गलती से, ये 25 है। बेटा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स मैंने गलती से 45 लिख दिया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो है वो 25 है। आप 25 करोगे तो 1711 करोड़ ही आएगा। मैंने गलती से उसे 45 लिख दिया था, इट इज 25। अच्छा बेटा एक बार मेरी बात को दोबारा जरा ध्यान से देख लो, मैंने नेशनल इनकम को लिया, इसमें से मैंने एडजस्टमेंट क्या किए, जो पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ वो हटा दो और जो हमें रिसीव हो रहा है उसे जोड़ लो। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे गवर्नमेंट की इनकम गवर्नमेंट को मिल रही है, हटा दो। बेटा जो हमारे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं उनकी रिटेन्ड प्रॉफिट वो भी बेटा वहीं रह गया, आम आदमी को नहीं मिला, हटा दो। बेटा जो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट है ये आम आदमी को मिलता है, जोड़ लो। बेटा अगर गवर्नमेंट ने कोई भी भत्ता दिया है, मिला है पैसा आपको, जोड़ लो। दुनिया के किसी भी देश से अगर आपको कोई भी करंट ट्रांसफर आपको मिला है, वो भी आपको पैसा रिसीव हुआ है, जोड़ लो।
बेटा अगर प्राइवेट सेक्टर की रिटेन अर्निंग है मतलब प्राइवेट सेक्टर ने वो पैसा रिटेन कर लिया, प्रॉफिट रिटेन कर लिया, बांटा नहीं है, उसे हटा दो। और बेटा जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है ये पैसा भी सरकार के पास जाता है, हटा दो। और ऐसा करने पर बेटा आपके पास आ जाएगा 1711 करोड़। मतलब ये वो पैसा है जो आम आदमी की पॉकेट में आया है, ये देश की प्रोडक्टिव एक्टिविटी की इनकम है, लेकिन ये वो पैसा है जो आम आदमी की जेब में आया है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? यस 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 गाइस, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गया है? अगर आप लोगों को ये वाला सवाल पूरी तरह समझ में आ गया है तो मैं आगे चलना चाहूंगा। स्वाति तुम्हारा जवाब गलत है, आपने ये अभी भी 45 ले रहे हो, इसे 25 करके लो, आंसर आ जाएगा। यस गाइस, जल्दी से मुझे बताओ कि नेशनल इनकम जो मैंने निकाली और पर्सनल इनकम जो मैंने निकाली, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे नन्हे मुन्नों, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या ये वाली बात आपको समझ में आ गई है? यस अच्छा, अगर समझ में आ गई है तो मेरे साथ में अगले सवाल की ओर चलेंगे। देखो हमारा आंसर मैच हो रहा है 1746 1711। यस चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, बच्चों वाला सवाल है बिल्कुल। कैलकुलेट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा क्या पूछ रहा है, अपने दिमाग में बात फिट करो, डेप्रिसिएशन पूछ रहा है। व्हेन जीडीपी एमपी ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर वाज 1100 करोड़। बेटा जीडीपी एमपी भाई साहब ये 1100 करोड़ से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाज 100 करोड़। बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये आपकी 100 करोड़ है। दी वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 150 करोड़। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 150 करोड़। और बेटा हमारी नेशनल इनकम कितनी है 850 करोड़। मतलब बेटा एनएनपी एफसी ये कितना है 850 करोड़। अब जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन। अब मैं एक आइडिया देता हूं, जरा सोचो, अगर मैं जीडीपी एमपी में से अगर मैं एनडीपी एमपी को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा? जल्दी से सोच के बताओ कि अगर मैं जीडीपी एमपी में से एनडीपी एमपी को माइनस कर दूं तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बोलो यस और नो। यस मेरे बच्चों जल्दी बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो। अगर मैं जीडीपी एमपी में से एनडीपी एमपी को माइनस कर दूं तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जल्दी से बताओ यस और नो, यस और नो। गाइस आई नीड योर आंसर, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। आंसर नहीं दोगे तो नहीं चलेगा भैया, आंसर तो देना पड़ेगा। गाइस जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। प्लीज आंसर मी, आंसर मी फास्टली, आंसर मी फास्टली, आंसर मी फास्टली। जल्दी 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 मुझे आंसर करो। यस बच्चों जल्दी 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 मुझे आंसर करो। ओके क्या बात है, आंसर ही नहीं आ रहा है? हाँ जी यस, शुभम का जवाब आ गया है यस। ओके चलो, अब जो बात दूसरी बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूं वो मुझे बताओ। इधर देखो, ये बताओ कि अगर मुझे एनएनपी एफसी निकालना हो और मेरे पास एनडीपी एमपी है तो मुझे क्या क्या करना होगा? अगर मैं एनडीपी एमपी में प्लस कर दूं एनएफआईए को, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को अगर मैं एडजस्ट कर दूं तो बेटा ये बन जाएगा मेरा एनएनपी एमपी। और बेटा एनएनपी एमपी में से अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा एनएनपी एफसी। अब मेरे पास एनएनपी एफसी है, एनएफआईए है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी है,
तो मैं इन तीनों का इस्तेमाल करके एनडीपी एमपी निकाल सकता हूं। मेरे को जीडीपी एमपी गिवन है, एनडीपी एमपी मैं निकाल लूंगा और दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे लिए हो जाएगा क्या? डेप्रिसिएशन। यस, ओके। अच्छा दोस्तों, जल्दी मुझे बताओ, तुम्हें इस बात समझ में आ रही है कि जीडीपी एमपी में से एनडीपी एमपी को माइनस करूंगा तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, मतलब अब मुझे एनडीपी एमपी चाहिए। अब प्रॉब्लम की बात यह है कि मेरे पास एनएनपीएफसी है, तो मुझे एनएनपीएफसी से पहले एनडीपी एमपी निकालना पड़ेगा, तब जाकर ये सारा काम होगा। सर आप बहुत कंफ्यूजिंग बातें कर रहे हो। पता है, मुझे भी लग रहा है कि मैं बड़ी कंफ्यूजिंग बातें कर रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करके तुम्हें समझाता हूं। चलो, तो मैं तुम्हें यहां पे सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है? चलो आइए दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आपको एनएनपीएफसी निकालना है और आपके पास एनडीपी एमपी है, तो आपको क्या करना चाहिए? एनडीपी एमपी में पहले आप नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड को ऐड कर लो, एनएफआईए को ऐड कर लो, तो एनडीपी बन जाएगा एनएनपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। और बेटा क्योंकि ये मार्केट प्राइस है, इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है, तो बेटा इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, और जैसे ही आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे ये बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी आपका 850 करोड़ है, एनडीपी एमपी मुझे नहीं पता, प्लस नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड मुझे दे रखा है 100 करोड़ का, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स मुझे दे रखा है 150 करोड़ का। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा एनडीपी एमपी इज इक्वल्स टू, बेटा ये 100 माइनस 150 करेंगे तो बचेगा माइनस का 50, माइनस का 50 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और बेटा अगर ये प्लस का हो जाएगा तो 850 प्लस 50 कितना होगा? 900। तो एनडीपी एमपी कितना आएगा? 900। अब ध्यान से देखो, मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, तो अगर मैं जीडीपी एमपी में से अगर मैं एनडीपी एमपी को माइनस कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। तो ये लीजिए, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी आपको दे रखा है 1100 माइनस एनडीपी एमपी आपको दे रखा है 900, और दोनों का डिफरेंस है 200 करोड़। ये आपका डेप्रिसिएशन है। लो भाई, खत्म सवाल। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना है मेरे बच्चों? डेप्रिसिएशन है आपका कितना? 200 करोड़। तो यहां पे डेप्रिसिएशन आपका है 200 करोड़ का। हो गया सवाल सॉल्व, खत्म। चलो चलो चलो, जल्दी 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 मुझे बताओ, इज इट ओके और नॉट ओके? जल्दी से मुझे बताइए, इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस गाइस, जल्दी से मुझे बताइए, इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है या आप लोगों को कोई दिक्कत है? मुझे जल्दी से बोल सकते हैं। यस गाइस, आई एम वेटिंग। वर्णन का जवाब है ओके, आ गया है। दीक्षा बोल रही है ओके सर, आ गया है। यस शुभम, क्रिश, आकर्ष, जल्दी से मुझे बताओ, इज दिस क्वेश्चन ओके? बेटा एनएनपीएफसी से मैंने एनडीपी एमपी निकाला, और बेटा एनडीपी एमपी और जीडीपी एमपी दोनों का डिफरेंस मैंने लिया, और दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? डेप्रिसिएशन। खत्म। यस भाई, आज की क्लास में मैंने ये जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाए ये सिर्फ वार्म अप था, ठीक है? तो आज की क्लास में मैंने ये जितने भी सवाल आप लोगों को करवाए ये सारे के सारे सवाल सिर्फ वार्म अप था भाई। असली सवाल तो शुरू होंगे कल। वैसे अगर आप लोगों ने स्क्रॉल करके देख लिया है तो आई गेस टोटल 31 क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने स्क्रॉल करके देख लिया है तो बेटा टोटल 31 क्वेश्चन के करीब होंगे या कुछ ज्यादा होंगे, मुझे ऐसा ध्यान है, ठीक है? चलो, क्या बात है। थैंक यू शुभम,
आपका कॉम्प्लीमेंट पढ़ के मैं बड़ा खुश हो गया हूं। चलो ओके गाइस, अब आप लोग आज का होमवर्क समझो। आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप लोगों को यहां पर सिर्फ इतना सा काम करके आना है कि जितने सवाल मैंने यहां पर आप लोगों को करवाए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा सॉल्व करने हैं। ठीक है बेटा, जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा सॉल्व करके लाने हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से 2 लेक्चर्स और होंगे, 2 लेक्चर। ठीक है चलो, तो बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 6 तक, 1 से 6 तक जो जो सवाल मैंने करवाए, ये सारे के सारे क्वेश्चन करके लाने हैं। ठीक है ओके चलो ओके गाइस, तो अपन लोग मिलेंगे कल की क्लास में। मैं आपको पहले बता दूं, कल की क्लास आप लोगों की 1.5 आवर की होगी। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी, लेकिन कल की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि कल मैं मेजरली आप लोगों के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करूंगा। तो कल की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए कल की क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।